नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज अपन पढ़ेंगे स्वर है वो व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी व्यंजनों को स्वर रहित करना और स्वरों की जो मात्रा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हिंदी के शब्दकोश के बारे में थोड़ा कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो रोज़ की भांति आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को आरंभ करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जेवर आपकी अपनी मेहनत है। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज का जो अपना बिंदु है वो प्रारंभ करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा यानी क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने हिंदी ग्रामर की बात की थी, हिंदी के व्याकरण की बात की थी, है ना। हिंदी ग्रामर की बात की थी जिसमें मैंने आपको भाषा के बारे में और भाषा क्या होती है उसके बारे में थोड़ा अपन ने जाना था। इसके बाद मैं ले चला था आपको व्याकरण का शेर कराने और वहाँ से मैंने प्रारंभ किया था वर्ण विचार पर चर्चा कर रहे थे अपन, वर्ण विचार पर। और वर्ण विचार में वर्ण जो कि वर्णमाला के अंदर वर्ण निकलते हैं। वर्णमाला जो कि अपन प्रथम और द्वितीय कक्षाओं में पढ़ते हैं। वर्णमाला के अंदर दो स्वर, मतलब स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के वर्ण आते हैं उसके अंदर, जो कि हमने पूर्व की कक्षाओं में स्वरों के बारे में पढ़ लिया था, जिनकी संख्या है 11, और व्यंजनों के बारे में भी पढ़ लिया था जिनकी संख्या है 33, और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में भी अपन ने बात कर ली थी और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में भी बात कर ली थी। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो अपना बिंदु है वो मात्रा है। स्वरों की जो मात्रा है यानी मात्रा बिंदु लेकर चलेंगे। आज का जो टॉपिक है अपना या फिर बिंदु है वो मात्रा है, ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं कि अ की और आ की यानी 11 जो स्वर है, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जो स्वरों की जो मात्रा है यानी स्वरों की जो संख्या है वो 11 है, और जो स्वरों की जो मात्रा है उनकी संख्या भी 11 है, ठीक है। 11 स्वरों की मात्रा भी 11 है, लेकिन हमें दृश्य रूप में ये मात्रा है वो 10 ही दिखती है ना, 10 ही दिखाई देती है दृश्य रूप में। गुरुजी कैसे? तो मैं बता देता हूँ कैसे 10 दिखती है। देखना, अ आ लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, रे, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। सुनना, देखो ये कितने वर्ण हैं? ये गुरुजी 11 वर्ण हैं, तो 11 ही स्वर होने चाहिए। लेकिन हमें 11 ही मात्राएं हैं, लेकिन दृश्य रूप में हमें केवल और केवल 10 दिखती है, क्योंकि ये अ है, आपका जो अ है वो उदासीन स्वर है, ठीक है। उदासीन स्वर है ये, है ना, उदासीन स्वर है। तो इसको नहीं लिखते हैं, इसलिए इनकी जो संख्या है वो 10 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन अगर लिखना चाहो तो इस शिरोरेखा को लिख सकते हो। अ के लिए, आ के लिए अपन लिख सकते हैं इस
इकाई का उपयोग करते हैं, है ना। ई के लिए अपन करते हैं इस प्रकार की लघु ई, ये आपकी दीर्घ ई, है ना। ये आपका लघु ऊ, आपका दीर्घ ऊ, और री इस प्रकार की है ना, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपकी माता है ना। देख रही है कि नहीं दिख रही है, आप देख रही होगी गुरु जी। ये अ है आपका उदासीन है, ठीक है, और आपका कैसा है, उदासीन है। तो इनकी जो मात्राएं होती है वो कितनी है गुरु जी? इनकी मात्रा है 11 है, ठीक है। अब मैं कुछ बता देता हूँ आपको इनके बारे में, मात्राओं के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो आपका अ ना, और अंतिम जो 2 वर्ण हैं अम और अ, इन्हें तो कहते हैं अयोगवाह वर्ण। गुरु जी आपने पहले भी बता दिया अयोगवाह वर्ण कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये व्यंजनों के साथ जुड़कर प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है विसर्ग। गुरु जी ये तो पहले बता दिया आपने, रोज यही बताते हैं। तुम्हारा जीवड़ा मुला बता दो ना, क्यों बता रहा हूँ मैं? तो याद करने के लिए, ठीक है, ये याद हो जाए। और इसे कहते हैं, हमको कहते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुस्वार, है ना, अनुस्वार। इन्हें अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। अब अनुस्वार का जो प्रयोग होता है वो केवल और केवल 11 स्वरों पर होता है, ठीक है ना। 11 स्वरों पर होता है, 11 स्वरों पर होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं अपन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन, तो मात्राओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया। थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, मात्राओं के बारे में, है ना। मैंने इनको बता दिया था स्वर के रूप में स्वर, और इनके अंदर मैंने बताया था आपको कि स्वर जो है ह्रस्व 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ह्रस्व स्वर जिन्हें छोटा स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या कम स्वर, है ना, इसको कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है कम, छोटा, है ना, या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी जो मात्राएं होती है वो इस प्रकार के साइन के रूप में, है ना, अपन को दृश्य होती है इस प्रकार। ये इसका प्रतीक चिन्ह है ना, चिन्ह है इसका। और रुचि दीर्घ मात्रा यानी द्विमात्रिक स्वर, इसका जो साइन है वो इस प्रकार से अपन लिखते हैं, है ना, इस प्रकार से। ये ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की जो मात्रा है वो इस प्रकार की है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे अपन जो आज का महत्वपूर्ण बिंदु है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, IMP, है ना, इसे कहते हैं अपन। वो है आपका कौन सा? वो है आपका स्वर, व्यंजनों को स्वर रहित करना, है। ये व्यंजन है आपके, व्यंजनों की जो संख्या है वो मैंने आपको बता दी है, कितनी है, 33 को स्वर रहित करना। गुरुजी ये स्वर रहित क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले, है ना। स्वर रहित क्या है? देखो स्वर रहित क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र नई क्लास देखते होंगे स्वर रहित क्या है। यानी ये क वर्ण है ना, क वर्ण है, वो स्वर की सहायता से बोला जाता है ना। मैंने जब वर्ण शुरू किया था उस वक्त मैंने स्वर और व्यंजनों की जो परिभाषा लिखाई थी वो यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक। स्वर किसे कहते हैं गुरुजी? जिनको स्वतंत्र, जिन वर्णों को स्वतंत्र उच्चारित कर सकते हैं उन्हें तो अपन स्वर कहते हैं, है ना। और जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते, या फिर स्वरों की आवश्यकता होती है, या फिर अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, ऐसे जो वर्ण होते हैं, है ना, उनको व्यंजन कहते हैं। तो ये क क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। अब ये व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। फिर गुरुजी कैसे? मुझे तो एक ही दिख रहा है, इसमें तो कोई अक्षर ही नहीं है, दूसरा वर्ण ही नहीं है, दूसरा कैसे? मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब इसको क
जब एक उच्चारण में बोलेंगे तो क ऐसा बोल सकते हैं, है ना, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब इसको लंबा करेंगे, प्लुत स्वर बनाएंगे, क को लंबा खींचेंगे, उस वक्त उसमें अ निकल जाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ क, अंतिम में जो ध्वनि आ रही है वो अ वर्ण की आ रही है। इसलिए ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क, हलन, है ना, इस प्रकार। तो ये स्वर है ना, ये स्वर है, यानी व्यंजन के अंदर क्या है, स्वर है। और आज का जो टॉपिक है वो है इस व्यंजन के अंदर स्वर को अलग करना। अलग करने को ही तो स्वर रहित कहते हैं, यानी व्यंजन को स्वर रहित करना, ठीक है, यानी व्यंजन के अंदर स्वरों को अलग करना, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो यही है। तो शुरुआत करते हैं व्यंजनों को स्वर रहित करना। बस छोटे मोटे, है ना, छोटे मोटे 3 नियम बताऊंगा, आप सारे व्यंजनों को स्वर रहित कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। यानी आज अपन पढ़ेंगे व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों की संख्या कितनी गुरुजी? आपके सामने मैंने लिख दिए 33, ठीक है। कौन कौन से बता देता हूँ। क से लगाकर कौन सा त वर्ग तक, और आपके जो अंतस्थ वर्ण है 4 और उष्ण वर्ण है 4, वो, है ना। तो मैं इनको स्वर रहित कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, पहला नियम मैं बता देता हूँ व्यंजनों को स्वर रहित करना। नियम पहला मैं बता देता हूँ ना। इससे पहले, नियम बताने से पहले मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, या इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो शिरोरेखा है और शिरोरेखा और ये खड़ी पाई है, ठीक है। ये शिरोरेखा है, इसे अपन शिरोरेखा कहते हैं, है ना, शिरोरेखा कहते हैं। और इसे अपन खड़ी पाई बोलते हैं, खड़ी पाई। अब कोई भी वर्ण है वो इस शिरोरेखा और खड़ी पाई के अंदर ही होता है कि नहीं होता है? गुरुजी कैसे? देखो, ये आपकी खड़ी पाई बना दी और ये शिरोरेखा। अब मुझे क वर्ण लिखना है तो क को मैं इस प्रकार से लिखूंगा। आ रही है ना बात समझ में? तो क को मैं इसके अंदर लिखूंगा, है ना, इसके एक तरफ और दूसरी तरफ। दूसरा मुझे ख लिखना है तो ये खड़ी पाई और शिरोरेखा, और यहाँ से खींचूंगा इस प्रकार ख लिखूंगा। यानी ये कच्चा खा का क्षेत्र है किसी भी वर्ण का, और किसी भी वर्ण को लिखने के लिए खड़ी पाई और शिरोरेखा के अंदर अपन उस वर्ण को लिखते हैं, तो इसे शिरोरेखा और खड़ी पाई कहते हैं ना। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैं पहला नियम बता रहा हूँ वो इन पर ही आधारित है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है। यदि कोई वर्ण शिरोरेखा के इस तरफ, यानी एक तरफ ही आकर एक तरफ ही खत्म हो जाएगा, कुछ वर्ण ऐसे हैं, और कुछ वर्ण शिरोरेखा को पार करके इस तरफ निकल जाएंगे, है ना, कुछ इस तरफ निकल जाएंगे। और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें शिरोरेखा होती ही नहीं है, और शिरोरेखा तो होती है लेकिन ये खड़ी पाई नहीं होती है। शिरोरेखा ये है लेकिन ड के अंदर क्या खड़ी पाई है? नहीं है। क्या ढ के अंदर खड़ी पाई है? नहीं है। च के अंदर खड़ी पाई है? गुरुजी नहीं है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके अंदर खड़ी पाई नहीं होती है, कुछ में होती है, तो उनके बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं अपने मेन या मुख्य बिंदु पर, जो कि आज का है व्यंजनों को स्वर रहित करना, जिसमें पहला नियम अपन पढ़ रहे हैं। वो नियम ये कहता है कि यदि ये शिरोरेखा है और शिरोरेखा की ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई के एक तरफ ही आकर यदि वर्ण यदि क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, यानी खड़ी पाई के एक तरफ ही वर्ण यदि समाप्त हो जाता है ना, या फिर
जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का जो प्रयोग होता है वो ऐसे ऐसे जो वर्ण है वो आपके कितने हैं, 22 है ना। ऐसे आपके जो वर्ण हैं वो 22 है। अपन डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से वर्ण हैं 22, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 22 कौन कौन से हैं आपको ये समझना होगा कि ये शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है, और खड़ी पाई के इस तरफ है ना कुछ वर्ण आकर समाप्त हो जाएंगे और कुछ हैं वो इस खड़ी पाई को लांघ कर चले जाएंगे, और कुछ में तो शिरोरेखा होती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं नियम लिख देता हूँ पहला, ठीक है। देखो मैंने अभी बता दिया कि ये शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है। कुछ वर्ण हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और एक तरफ ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे वर्णों की संख्या मैंने बताई है आपके सामने 22। अब इन 22 को स्वर रहित करना है। इन 22 को क्या करना है, स्वर रहित करना है। तो गुरुजी कैसे करेंगे, तो इस खड़ी पाई को, इस खड़ी पाई है, ये जो खड़ी पाई है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, इस खड़ी पाई को हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो वर्ण बचा है वो आपका आधा हो जाएगा। मैं बता देता हूँ फिर से, 2 स्टेप में मैंने बताया कि ये जो खड़ी पाई है और ये शिरोरेखा है, कुछ वर्ण है वो इस तरफ ही आकर समाप्त हो जाएंगे। पहले स्टेप में मैंने ये बताया, और दूसरा स्टेप में ये बता रहा हूँ कि ये जो खड़ी पाई शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है उसके पहले वर्ण आकर समाप्त हो जाएगा। इतने ऐसे वर्ण कितने, 22 हैं, और इन 22 को स्वर रहित करना है हमें। तो इस खड़ी पाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आपका जो बाकी बचा हुआ वर्ण है वो आपका स्वर रहित हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, कैसे। तो ये आपका ग है, ग है, ग है, उसके अंदर शिरोरेखा ये है और खड़ी पाई ये है। जब इसको आधा लिखना है, आधा आधा का मतलब होता है, आधा का मतलब होता है स्वर रहित करना। यानी व्यंजन है, व्यंजन के अंदर यदि स्वर को अलग कर दिया तो वो आपका आधा हो जाएगा, या फिर उसे अपन स्वर रहित कहेंगे। इसलिए तो व्यंजनों को स्वर रहित करना आज का टॉपिक है, मुख्य टॉपिक। अगर इसके अंदर से ये शिरोरेखा और खड़ी पाई को हटा दूंगा तो इस प्रकार का मेरे पास आ जाएगा, ये वर्ण आधा हो जाएगा आपका। जैसे कि ये ग है, ये ग है, यदि इसको आधा करना है या फिर इसको स्वर रहित करना है तो मैं खड़ी पाई और शिरोरेखा को हटा दूंगा, और ये मेरा आधा ग है वो आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो जो नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नियम लिख देता हूँ, यदि आप स्क्रीनशॉट कर लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। लिख देता हूँ, यदि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई क्या होती है गुरुजी, बता दिया अभी। तो वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है ना, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, और खड़ी पाई के पहले ही वर्ण समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उनको स्वर रहित या फिर उसको आधा कहेंगे, स्वर रहित या फिर उसको आधा लिखने के लिए, स्वर रहित करने के लिए
खड़ी पाई को क्या करते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं, है ना। समझ रहे हैं, इंटू का मतलब आप समझ गए होंगे कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो वर्ण है वो खड़ी पाई के इस तरफ, यानी खड़ी पाई के इस तरफ, है ना, राइट साइड में यदि वर्ण आकर यदि वहीं समाप्त हो जाता है ना, समाप्त हो जाता है, तो ऐसे वर्णों की जो संख्या है वो आपके पास कितनी है, 22 है। और उनको स्वर रहित करना है तो आपको खड़ी पाई हटानी पड़ेगी, है ना। समझ रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट कट ले लो। मैं अभी 2 मिनट में पानी पी रहा हूँ, है ना, पानी पी रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट कट लेना चाहो तो ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट कर ले लिया होगा। और नियम के कुछ उदाहरण ले लेता हूँ, है ना, नियम के कुछ उदाहरण ले लेता हूँ आपके सामने। गुरुजी मैंने आपको एक वर्ण दे दिया। कौन सा वर्ण दे दिया, ये दे दिया ख, है ना, ख। गुरुजी इनको ग ग इनको सबको मुझे आधा करना है, तो मैं इन सभी को क्या करूँगा, इन सभी की जो खड़ी पाई है उसको हटा दूँगा, ठीक है, या, है ना, खड़ी पाई को हटा दिया। तो ये है आपका स्वर रहित वर्ण, या फिर इसे ही अपन आधा वर्ण बोलेंगे, है ना, आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। अब गुरुजी इनकी संख्या कितनी होती है, गुरुजी इनकी संख्या होती है 22, है ना, 22 होती है, है ना, 22 होती है इनकी संख्या। और कौन कौन से हैं वो भी बता दूंगा। दूसरा नियम पढ़ेंगे, दूसरा नियम, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा जो नियम है, नियम नंबर अपना कौन सा है, दूसरा नियम क्या कहता है, सुनो, है ना। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि ये शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई के इस तरफ यदि वर्ण प्रारंभ हुआ है, इस तरफ प्रारंभ हुआ है और खड़ी पाई को लांग कर इस तरफ भी, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ओर आ रहा है कोई वर्ण, तो इसको आधा कैसे लिखेंगे, है ना, उसको आधा कैसे लिखेंगे। तो ऐसे 2 वर्ण है अपने पास। एक बार आप 2 को याद रखना, 2 वर्ण है, कौन कौन से आप खुद निकाल दोगे कि 2 कौन कौन से, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस खड़ी पाई को लांग कर यदि कोई वर्ण निकलता है तो उसको आधा कैसे लिखेंगे, तो मैं बता देता हूँ। ये जो खड़ी पाई है यदि उसको लांग कर आधा निकल जाता है, यानी खड़ी पाई को लांग कर यदि कोई वर्ण निकल जाता है, तो ये जो आधा भाग है, ये तो ये आधा और ये आधा है ना, ये आधा है, उसका भी आधा अपन कर देंगे, है ना। यानी कोई वर्ण है इस प्रकार का, यदि इस प्रकार जा रहा है ना। दूसरा नियम ये कहता है कि खड़ी पाई को यदि लांग कर चला जाता है तो उसको आधा करना है, तो उसके आधे भाग को आधा कर देते हैं। ये भाग है उसका आधा कर देते हैं, है ना, उसका आधा कर देते हैं। मैं नियम लिख रहा हूँ, फिर समझा दूंगा कि कौन सा वर्ण है, कौन कौन से वर्ण हैं। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का, वे वर्ण मैं शॉर्टकट लिख लेता हूँ। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का क्या हो, प्रयोग हो, है ना, प्रयोग हो। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हो उन्हें आधा लिखने के लिए, है ना, खड़ी पाई का प्रयोग हो। और यहाँ मुख्य बात ये है कि ये खड़ी पाई को लांग कर चले जाते हैं, यानी उसको पार कर चले जाते हैं। और खड़ी पाई को लांग कर चले जाते हैं, लांग कर चले जाते हैं। उन्हें आधा लिखने के लिए चले जाते हैं, तो उनको आधा लिखने के लिए उनके आधे भाग को, है ना, आधा लिखने के लिए, आधा या स्वर रहित करने के लिए, आधा लिखने, या फिर इन्हें अपन कह सकते हैं आधे का मतलब होता है स्वर रहित, है ना। उन्हें स्वर रहित करने के लिए
उनके आधे भाग को, उनके, या फिर इसे सीधा ऐसे लिख दूँ, ये लिखने यानी आधा लिखने हेतु है ना, स्वर रहित करने के लिए, स्वर रहित करने के लिए जो लांगा हुआ जो भाग है ना, ये जो लांगा हुआ जो भाग है, ये खड़ी पाई है, उसको लांग कर ये चला जा रहा है, तो ये जो भाग है उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो आधा लिखने या स्वर रहित करने के लिए, स्वर रहित करने के लिए आगे जाने वाले, आगे जाने वाले, किसके आगे, खड़ी पाई के आगे जाने वाले भाग को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ, वैसे आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। यहाँ पर यदि जगह आप यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, अब कुछ उदाहरण बता देता हूँ मैं। गुरुजी खड़ी पाई यानी वर्णमाला को देखो, स्वर को छोड़कर व्यंजनों को देखो, उसके अंदर आपको दो ही वर्ण ऐसे दिखने को मिलेंगे जो कि इस शिरोरेखा यानी खड़ी पाई को लांग कर चले जाते हैं। एक तो आपका है क वर्ण और दूसरा है आपका फ वर्ण, है ना। क और फ वर्ण दो ही एक मात्र या दो ही मात्र वर्ण हैं व्यंजनों के अंदर जो कि खड़ी पाई को लांग कर आगे चले जाते हैं। गुरुजी इनको आधा लिखने के लिए अभी आपके सामने नियम रख दिया था। इनको आधा लिखने के लिए इस खड़ी पाई के आगे जाने वाले भाग को आधा कर देते हैं, यानी ये क है और इसका ये जाने वाला भाग है उसका आधा कर देते हैं, है ना। ये जा रहा है उसका आधा कर देते हैं, तो इस प्रकार का रह जाएगा आपके पास क, है ना। और फ को आधा कर देते हैं तो इस प्रकार का रह जाएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ के सामने, है ना। आपके सामने एक उदाहरण ले लेता हूँ जिसमें क आ जाए, है ना। मक्का, है ना, मक्का। इस प्रकार एक क का एक अपन ने शब्द ले लिया है क। ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई को लांग कर इस प्रकार का जा रहा था क, तो इसको आधा कर दिया, है ना। इसको आधा कर देंगे तो उसका आधा भाग हो जाएगा। और ये का, है ना, मक्का। मक्का एक शब्द है जिसमें आपका जो क वर्ण है वो स्वर रहित है ना, स्वर रहित है, इसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है। ठीक है। और नियम नंबर तीसरा, अब नियम नंबर तीसरे की बात करेंगे। नियम तीसरा है, बहुत सिंपल है ना, साधारण तरीका है। नियम नंबर तीसरे के अंदर देखो, गुरुजी आपने बता दिया कि पहले में खड़ी पाई का प्रयोग होता है और उसको लांग कर नहीं जाते हैं कुछ वर्ण, ऐसे की संख्या आपने 22 बता दी। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो उसको लांग कर चले जाते हैं, उसको आधा करने के लिए या स्वर रहित करने के लिए आपने बता दिया कि जो लांग कर चला गया है यानी खड़ी पाई को लांग कर चला गया है उसके भाग को आधा कर देते हैं, जैसे कि मक्का अभी उदाहरण दे दिया। अब जो तीसरा आपका नियम है, तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि कोई स्वर है उसमें, या तीसरा जो नियम कहता है वो सुनना कि इनमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता है। शिरोरेखा का तो होता है लेकिन खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। गुरुजी ऐसे वर्ण कितने हैं, ऐसे वर्ण आपके सामने मैं लिख दूंगा। गुरुजी इस शिरोरेखा और इस खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता, इस खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। गुरुजी ऐसे वर्ण कितने हैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो आपका अंग है, शिरोरेखा का तो होता है लेकिन खड़ी पाई का नहीं होता है। दूसरा आपका टों डों डों दो चौ, है ना, ये इस प्रकार के हैं ना। चौ
ह, ये खड़ी पाई नहीं है, ठीक है, ह, है ना। कितने हो गए आपके पास? अंग हो गया, अंग, ये अंग है, ठीक है, अंग ट ठ ड द और छ और ह, है ना। और आपके ये टोटल है कितने? 9, है ना, 9 है। तो आपके पास कितने हो गए? 3, और ये 3, ये, है ना। इसके बाद आप खुद बता दोगे 9 कौन कौन से हैं। मैं बता देता हूँ। ड, देखो क के अंदर नहीं है, ख के अंदर नहीं है, ग के अंदर नहीं है, अंग, और जो ग है गड़ी वाला उसके अंदर भी नहीं है, और अंग के अंदर है ना। अंग के अंदर क्या है? खड़ी पाई नहीं है। ये ऐसा वर्ण है जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। च के अंदर नहीं है, चम्मच वाला, और जो छतरी वाला है उसके अंदर भी नहीं है। क्या नहीं है? खड़ी पाई नहीं है। ह के अंदर भी नहीं है, ट के अंदर भी नहीं है, ड के अंदर भी नहीं है। और आपके दो ऐसे वर्ण हैं, मैं बता देता हूँ। क से लगाकर, है ना, अंग तक एक वर्ण, और आपका छ से लगाकर यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, और आपका ट से लगाकर अण तक। ट में ट, ये ठ ठ ड ड, है ना। ये चारों के चार वर्ण यहाँ पर है कि नहीं है? ट ठ, एक आपका ठ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, ये ठ आ गया, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट ठ ड ढ हो गया। इसके बाद त थ द द न,